हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 दिनों का करंट अफेयर्स है। पिछले 2 दिन नहीं आ पाया था क्योंकि स्वास्थ्य वजहों से कुछ दिक्कतें थी। तो अब ये वीडियो आ चुका है और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सब पे एक एक करके बात करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण इंडियन आर्म फोर्सेस की किस कमांड ने किया है? किस कमांड ने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ठीक है, ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उसका सफल ये लॉन्च किया गया है। और परीक्षण कब हुआ? 23 नवंबर को हुआ है। किसने किया? स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ओर से। इस मिसाइल के बारे में बताऊं आपको। इस मिसाइल को 2011 में आर्म फोर्सेस में शामिल किया गया था, इंडियन आर्म फोर्सेस में। और इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया हुआ है। परमाणु क्षमता वाली एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज जो होता है वो 1000 से 5000 किलोमीटर दूर तक की जो रेंज की होती है वो मिसाइल कहलाती है। और इस मिसाइल की जो क्षमता है, ये जो घेरा देख रहे हैं उतने तक है ये। ठीक है, तो ये लॉन्च की गई है और इतना चाइना से लेकर रूस और इस तरह मिडिल ईस्ट वगैरह वगैरह उन सब देशों पर इसकी पूरी रेंज है। ये बताया जा रहा है कि 3000 से अधिक किलोमीटर की इसकी रेंज है। 1.5 टन से अधिक पेलोड की क्षमता है, मतलब मिसाइल में ले जाने वाली की क्षमता है। और अग्नि 3 का जो पहला डेवलपमेंट ट्रायल था वो 2006 में ही किया गया था। और लेकिन उसके बाद में जब तमाम परीक्षण हुए हैं और अब ये सफल परीक्षण हम लोग देख रहे हैं शानदार ढंग से। ठीक है, इंडियन आर्मी में ये शामिल किया जा चुका है काफ़ी पहले ही। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जिसने ये परीक्षण किया है, तो ये क्या है? देखिए, इसे 2003 में वाजपेयी गवर्नमेंट जब थी उस समय इसको बनाया गया था स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को। और ये इंडियन आर्म फोर्सेस, यानी इंडियन आर्म फोर्सेस में क्या क्या हुआ? इंडियन नेवी हुई, आर्मी हुई और एयरफोर्स। तो इन सब का मिला जुला एक कमांड है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ठीक है, ये इसको कभी कभी न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। और ये भारत के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है। और देश के जो नॉन स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन सब का भंडार, उसके मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की जिम्मेदारी है इसकी। ठीक है, और वर्तमान में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के चीफ कौन है इस वक्त? आर.बी. पंडित। ठीक है, तो अग्नि 3 मिसाइल ये लॉन्च किया गया और इसको ट्रैक करने के लिए चीन ने एक स्पाई शिप भी भेजा था। वैसे तो इसकी जो लॉन्चिंग है वो 15 नवंबर के आसपास ही होनी थी, लेकिन हुआ ये कि चीन ने स्पाई जहाज शिप है युआंग वांग 6, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये है, इसे भेज दिया था हिंद महासागर के इलाके में। और ख़ास तौर पे कहाँ पर भेजा था वो भी मैं मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ये रहा प्यारा भारत और इंडोनेशिया के पास से ये लंबोक जल डमरू है। ये इंडोनेशिया है और यहाँ पर बाली के पास तो यहीं से ये जहाज़ पहले तो चाइना से होकर निकला और यहाँ से आते हुए और इस तरफ आया था। और उसकी ये थी कि स्पाइंग करेंगे, यानी जासूसी करेंगे कि इस मिसाइल की क्या स्थिति है, कितना रेंज है, कितनी मारक क्षमता है, जो बहुत सारी गोपनीय चीज़ हैं उन सबको। लेकिन उस समय 15 नवंबर के आसपास इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन उसको टाल दिया गया था। बाद में जब ये शिप दूसरी ओर गया और उसके बाद ये लॉन्चिंग की गई है और इंडिया की ओर से काफ़ी ध्यान से इसको देखा जा रहा था, इस पूरे जासूसी को भी। ठीक है, तो हिंद महासागर में ख़ास तौर पे ये इस इलाके में ख़ास तौर पे चीन के जहाज़ वहाँ घुसपैठ कर रहे हैं। ये जो इलाका है अंतर्राष्ट्रीय इलाका है, तो वहाँ पर कोई भी जहाज़ जा सकता है और वो भी जाता है। चीन अपने स्ट्रेटेजिक जहाज़ों की मदद से हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाने की कोशिश भी कर रहा है। तो मलक्का जल डमरू है, ये है, तो इधर से भी जा सकता है, लेकिन उसने एक नया रास्ता जो अपनाया है और इधर से ये आकर हिंद महासागर के क्षेत्रों में वहाँ पहुँचा है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि इससे रिलेटेड कंटेंट भी था। अग्नि
3 से रिलेटेड, ठीक है, वो सब मैंने बताया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन होगा 53rd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर होगा गोवा। ये हर साल गोवा में आयोजित किया जाता है। तो ये 53वां है यानी 53rd ये फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। गोवा की राजधानी कहाँ पर? पणजी में। और इस फिल्म फेस्टिवल में 79 कंट्रीज़ के 280 फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है। और ये कब से कब तक चल रहा है? तो नवंबर 20 से 28 तक, 28 नवंबर तक इसका आयोजन होना है। और इसमें भारत की 25 फीचर और 19 गैर फीचर फिल्में यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर दृश्यम 2 की भी ग्रैंड प्रीमियर हुई थी। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। कई सवाल हैं इस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड। ये गवर्नमेंट की ओर से आयोजित किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 53rd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस एक्टर को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है? ये गवर्नमेंट की ओर से ही अवार्ड माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। आंसर होगा चिरंजीवी, ठीक है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। तो चिरंजीवी को ये इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी नवंबर में ही, ठीक है। और चिरंजीवी का फोटोग्राफ ये रहा, ठीक है, इनको मिला है ये अवार्ड। इससे पहले कई एक्टर एक्ट्रेस को अवार्ड मिल चुका है, जैसे इससे पहले पिछली बार प्रसून जोशी, उससे पहले हेमा मालिनी, विश्वजीत चटर्जी, सलीम खान, अमिताभ बच्चन, एसपी बालासुब्रमण्यम, इलैयाराज, रजनीकांत, वहीदा रहमान, इन सबको ये अवार्ड मिल चुका है पहले। तो इस बार का 2022 का ये आपको ध्यान में रखना है, चिरंजीवी को मिला है। चिरंजीवी, इनका वास्तविक नाम क्या है? कोणिदेल शिवशंकर वरप्रसाद, ठीक है। और ये साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार हैं। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में किस फिल्म डायरेक्टर को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? आंसर होगा कार्लोस सौरा, ठीक है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये स्पेनिश डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, इनको ये अवार्ड मिला है अभी नवंबर में। कौन सा अवार्ड मिला है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया वर्ष 2022 में, ठीक है। स्पेन की मशहूर ये डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसके बारे में बताऊं, ये 1952 में स्थापित किया गया था और एशिया का एक महत्वपूर्ण फिल्म फेस्टिवल, फिल्म समारोह ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन एक और इससे रिलेटेड, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम बताएं, 2022 की थीम क्या है? अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर होगा पिछले 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा का विकास, पिछले 100 ईयर्स में इंडियन सिनेमा का विकास। तो ये थीम, और इसी थीम के आधार पर ये आयोजन किया गया है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसी को देखते हुए ये थीम बनाया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। सीजीएल के जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, वो करंट अफेयर्स के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं और इसके थ्रू अब तक का टोटल करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। और साथ में आप मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं। तमाम एग्जामिनेशन के सीजीएल के भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, प्रीलिम्स और उसका सेकेंड पेपर के भी, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के भी। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप का लिंक है। मात्र 150 रुपये में 1 साल तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा 53rd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022, इसमें फोकस कंट्री कौन रहा? फोकस इन मतलब कंट्री इन फोकस। आंसर होगा फ्रांस। तो फ्रांस जो है वो फोकस कंट्री रहा। ओके, फ्रेंच सिनेमा की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उन सबको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर 8 फिल्में दिखाई गई हैं इस फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि कंट्री इन फोकस जो है वो फ्रांस रहा है।
तो जो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चन निकाले हैं, क्योंकि ये सारे जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं जो इस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड हैं वो सब महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में कभी न कभी आ सकते हैं। तो फ्रांस इस बार रहा है कंट्री इन फोकस। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बिहार के ऐसे पहले जिले का नाम बताएं जिसका कलेक्ट्रेट ऑफिस पेपरलेस बन गया। ऐसा पहला जिला है, आंसर होगा सहरसा, ठीक है। और न्यूज़ ये रहा इंडियन एक्सप्रेस में, बिहार का ये सहरसा जिला जो है पूरी तरह से पेपरलेस बन गया। ये फर्स्ट ऐसा जिला है बिहार का। बिहार में 38 जिले हैं और इसमें सिर्फ सहरसा कलेक्ट्रेट ही पेपरलेस बना है। बिहार में कलेक्ट्रेट को समाहरणालय भी कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्ट्रेट ऑफिस को पेपरलेस बनाने का श्रेय वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम आनंद शर्मा को बताया जाता है, और उन्होंने इसकी शुरुआत इसी साल 2022 में की शुरुआत में ही की थी, इस साल के शुरुआत में ही जब वो डीएम बने वहाँ के। और उनको इससे पहले पेपरलेस वर्क करने का अनुभव था। जब वो पटना में सहकारिता डिपार्टमेंट में थे तो उस दौरान उन्होंने देखा कि किस तरीके से पेपरलेस पूरा काम हो रहा है। तो उन्होंने लगभग 5000 से अधिक फाइलों के 3 लाख से ज़्यादा पन्नों को डिजिटल फाइल में बदला, और फिर कर्मचारियों, अधिकारियों सबको ट्रेनिंग दी गई, और जो लोग भी आ रहे थे उनको भी ट्रेनिंग दी गई कि वो कैसे आवेदन करें, क्या करें, ठीक है। तो वो जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वो पूर्ण रूप से अब पेपरलेस बन गया है, ठीक है। अच्छा, बिहार के अलावा अगर हम बात करेंगे भारत में ऐसे किन किन राज्यों के ज़िले हैं जो कि पेपरलेस बन गए हैं, तो 2016 में हैदराबाद को पेपरलेस बनाया गया था, वहाँ के कलेक्ट्रेट को। उससे पहले 2012 में केरल के इडुक्की, उसे भी पेपरलेस बनाया गया था, ठीक है। और 2020-21 में अगर पिछले कुछ साल की बात करें तो कई ज़िले पेपरलेस बने हैं, जैसे केरल का पलक्कड़, उड़ीसा का जगत सिंहपुर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, महाराष्ट्र का रायगढ़, ये सब शामिल है। तो हम लोग बिहार की बात कर रहे थे। बिहार का ऐसा पहला ज़िला है जो कि पेपरलेस हुआ है, वहाँ का कलेक्ट्रेट सहरसा। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड यानी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 मिला है? किस भारतीय को? आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या आंसर है? पूर्णिमा देवी वर्मन। 3 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो उसी ने अभी हाल ही में नवंबर में इनको सम्मानित किया है। किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 का, वो इनको दिया गया, ठीक है। क्यों मिला ये अवार्ड और किस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया वो भी बताते हैं आपको। तो फोटोग्राफ दिखा दूं मैं, ये हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। पारिस्थितिकीय तंत्र के जो उसमें जो दिक्कतें आ रही है, क्षरण हो रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए इन्होंने जो काम किए है उसके लिए मिला है। किस कैटेगरी में? तो एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी है, तो उसमें ये अवार्ड मिला है। और ये क्या काम करती है? हरगिल आर्मी एक इन्होंने बनाया है, उसका नेतृत्व करती है, जो कि सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए काम करता है। हरगिल आर्मी, इसमें केवल महिलाएं हैं, और महिलाएं जो हैं वो सारस का मुखौटा बनाती हैं, उसको बेचती हैं, और उससे जो इनकम होता है उससे सारस जो कि विलुप्त होता जा रहा है, उसकी संख्या लगातार कम हो रही है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम करती हैं, ताकि इससे सारस को मदद मिल सके, ठीक है। जागरूकता जो बढ़ेगी तो अच्छा, इनके बारे में बताऊं, ये कौन है और कुछ और बातें। तो ये भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक हैं, असम से हैं, और 2017 में उनके प्रयास के लिए उनको व्हिटली अवार्ड भी मिल चुका है। 2017 में उनको नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था, ओके। तो ये सब कुछ फोटोग्राफ है, इस तरीके से वो पूरा आयोजन करती हैं, ठीक है। तरह तरह के प्रोग्राम करती हैं जागरूकता के। वो जो अवार्ड है
उससे पहले किसको भी मिल चुका है, 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी ये अवार्ड मिला था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसकी स्थापना की थी और कई कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, तो उनमें से एक जो है वो पूर्णिमा देवी बर्मन, उनको मिला है कैटेगरी में। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। उसकी स्थापना हुई थी 1972 में। मुख्यालय कहाँ है, केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, ये सब लोगों को अवार्ड मिला है, तो इनमें ये भी है इंडियन। अगला क्वेश्चन, बाबू मणि, उनका निधन हो गया 19 नवंबर 2022 को, तो किस खेल से जुड़े हुए थे? आंसर होगा फुटबॉल। 59 ईयर के थे मणि बाबू, उनका निधन हो गया। ये रहा फोटोग्राफ इनका। ये मुख्य तौर पे कर्नाटक के रहने वाले थे और इन्होंने 1984 में नेहरू कप में अर्जेंटीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में डेब्यू किया था और 55 यानी 55 इंटरनेशनल फुटबॉल में इन्होंने भारत का नेतृत्व किया। ठीक है, एक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे वो, तो फुटबॉल से जुड़े हुए थे वो। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, OHJPA, तो किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इन सब ने मिलकर बनाया है। कौन का है? WHO, UNEP, WOAH और FOA। तो 17 नवंबर को इसे लॉन्च किया गया है। ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, ये लॉन्च किया गया है। ये WHO की जो वेबसाइट है वहाँ का मैं ये क्लिपिंग दिखा रहा हूँ। तो कौन कौन से हैं? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तीसरा है WOAH, ये क्या है? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, और है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो पूरा प्लान बनाया गया है उसमें, तो ये एक हेल्थ से रिलेटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसका उद्देश्य मनुष्यों, जानवरों, पौधों और जो इकोसिस्टम है उसको, उसके संतुलन और उसके अनुकूल, मतलब स्वास्थ्य के अनुकूल ये पूरा व्यवस्था बनाई जाए ताकि हेल्थ सिस्टम है वो बेहतर रह सके, हम प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रह सकें। और इसमें यही है कि तमाम देशों के साथ कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन, इन सब का काम करना है। जो इकोसिस्टम की गिरावट हो रही है, फूड सिस्टम की जो विफलता हो रही है, संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस हो रहा है, तो ये सब जो स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं इन पर ध्यान देना, और बहुत सारी जो वैश्विक महामारी है, जो भी इसकी संभावना है, आशंका है, उन सब के खिलाफ काम करना ये है। तो WHO की बात कर लें, स्थापना हुई थी 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडनॉम। ठीक है, अलग अलग की भी बात कर लूँ, WHO की तो बता दिया मैंने। UNEP के बारे में इससे पहले मैंने बताया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। ओके, और क्या है? WOAH यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2022 में विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? ये बात हो रही है 2022 की। आंसर होगा 18 से 24 नवंबर को। और इस बार की थीम क्या है? रोगाणुरोधी प्रतिरोध को एक साथ रोकना। तो WHO की ओर से ये जो सप्ताह है वो आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। हालांकि ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस आयोजित किया जाता है। 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस दिवस की घोषणा की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 नवंबर को। ये दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए और लोगों को पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 नवंबर को। हर साल इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो मनाता है 27 नवंबर को। उद्देश्य ये है कि लोगों को अंगदान के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। स्वस्थ व्यक्ति जो है वो अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके अंगों को दान करके तमाम बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब फेफड़े, ये सब दान हो सकता है। ओके, आइज़ इम्पॉर्टेंट बात। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और भी क्वेश्चन है उसको कल मॉर्निंग को मैं दे दूंगा, 2 दिन का वो भी होगा, ताकि पुराने जो भी बैकअप हैं कंटेंट वो सब आपको मिल जाए। और हाँ, आप सोचिएगा मत कि कंटेंट जो है छूट रहे हैं। देखिए, अगर आप कहेंगे कि डेली के कंटेंट, तो डेली तो बहुत सारे 25 के आसपास घटनाएं होती हैं, जो बड़ी घटनाएं होती हैं, तो अगर वो इतने दिया है तो बहुत सारे कंटेंट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको चुनिंदा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो सब देता हूँ। तो जो मैं दे रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कल भी देखना जरूर सुबह 6 बजे। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।